मैं जब वो नौकरी के लिए उस बंगले पर पहुंचा तो उस लड़की ने सर से पैर तक मुझे देखा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो औरत बहुत ही हसीन थी और उसकी खूबसूरती को देखकर मैं भी अपने होश खोने लगा था। लेकिन उसका भी मुझे यूं देखना मुझे हैरान कर गया था। वो लड़की बड़े गौर से मेरे चेहरे के हर नक्श को देख रही थी। फिर मेरे दोस्त से कहने लगी, मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इसे नौकरी पर रख लूंगी। उसने मुझे तनख्वाह भी अच्छी बताई थी। मैं एक कतरी औरत के घर का ड्राइवर था। रोजाना जहाँ भी उसको जाना होता मुझे उसके साथ जाना पड़ता था। काफ़ी खूबसूरत लड़की थी, शादीशुदा थी, खुश शक्ल होने के साथ साथ खुश मिजाज भी थी। मेरी उम्र 27-28 साल की थी और उसकी उम्र भी लगभग 25-26 साल की थी। वो मेरी मालकिन थी, शादीशुदा भी थी। उसका पति दूसरे देश में रहता था, लेकिन उसका हुस्न ऐसा था कि दूसरों को अपने जादू में जकड़ लेता था। उसके चेहरे की खूबसूरती और मासूमियत किसी को भी अपने चेहरे से नज़र हटाने से इनकारी हो जाती थी। मैं जब तक गाड़ी चलाता रहता मेरी नज़रें शीशे से उसी की तरफ उठती रहतीं। मैं बहुत कोशिश करता कि मैं उसे ना देखूं, वो मेरी मालकिन है और उसे यूं बेताब नज़रों से देखना अच्छी बात नहीं। अगर उसे शक हो गया तो वो यकीनन मुझे नौकरी से निकाल देगी और बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली थी। लेकिन ना तो मेरी नज़रों पर मेरा बस था जो उसे देखकर बेखुद हो जाती थीं, और ना ही मेरे दिल पर जो उसे देखकर उसे और भी देखने के लिए मचलने लगता था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो मेरी नज़रों से शक में न पड़ जाए। जिस दिन वो मेरी नज़रों से शक में पड़ गई उस दिन यकीनन मेरी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन शायद ये मेरा ख्याल ही था। अब भी गाड़ी चलाते हुए मैं कभी कभी उसे नज़र बचाकर देख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी, लगता था जैसे कोई रोशनी उसके अंदर से फूट रही हो। दिल चाहता बस उसे ही देखता रहूं। और मैं मुश्किल वक्त में उस वक्त आ गया जब उसका पति विदेश से वापस आया था। उसे देखकर तो पहले मुझे धक्का सा लगा था, क्योंकि उसके पति की उम्र तो 55 से 60 साल के लगभग थी। इस लड़की से डबल उम्र से भी ज्यादा थी उसके पति की उम्र। वो एयरपोर्ट मेरे साथ ही अपने पति को लेने गई थी। उस दिन काफी तैयार भी हुई थी। चेहरे पर मेकअप भी किया हुआ था। हसीन और दिलकश तो वह पहले से थी, लेकिन आज तो उसके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। लेकिन उस आदमी को देखकर मेरा दिल बुझ गया था। लेकिन अभी एक और भी वजह थी जो मुझे सताने और परेशान करने लगी थी, और वो ये थी कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठा था। ये राज तो मुझ पर उस दिन खुला जब वो अपने पति के गले लगी थी, और मेरा दिल ऐसा हुआ जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया हो। मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि वो मेरे अलावा किसी और के गले लगे। मैं अंदर ही अंदर उससे मोहब्बत करने लगा था। उसके पति के साथ उसे देखकर मेरे अंदर एक आग सी लग गई थी। मेरा खुद पर काबू नहीं रहता था। मेरा जी चाहता मैं उस आदमी को, उस खूबसूरत अप्सरा से पीछे कर दूं। काश कि वो वापस विदेश चला जाए। रात को जब मैं अपने क्वार्टर में सोने के लिए लेटा तो मेरी मालकिन का हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। गाड़ी में उसका पति उसका हाथ पकड़े बस यही बताता रहा था कि उसके बगैर वो बेहद उदास रहा था, और अब भी यहाँ आने के बाद वो कोई काम नहीं करेगा, सारा वक्त अपनी पत्नी को देगा। ये बात जब मुझे दोबारा से याद आई तो मेरी नींद उड़ गई। मैं करवटें बदल रहा था। मैं चाहता था मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जाहिर है वो उसकी पत्नी थी और अपने पति के आने पर खुश भी लग रही थी। लेकिन मुझे ये ख्याल सोने नहीं दे रहा था कि रात के समय वो अपने पति के करीब होगी, उसकी बाहों में होगी। मैं जितना भी सोचता मेरी बेचैनी उतनी ही बढ़ने लगती थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। बार बार मुझे ये ख्याल आता कि अब वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे में समा गए होंगे, और ये ख्याल मेरी अंदर ही अंदर जान खींच रहा था। वो औरत सुबह सुबह मेरे साथ बाजारों में निकल जाती थी। कभी अपनी शॉपिंग करती, कभी घर के लिए जरूरी सामान खरीदती। ज्यादातर बाहर ही गुजारती थी। कभी कभी खाना भी किसी रेस्टोरेंट में ही खाती थी। अब जब कि मैं भी उसके साथ होता था, इसलिए वो मुझे भी अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाती थी, खाना भी खिला देती थी, मुझसे बातें भी करती रहती थी। मेरे लिए तो ये वक्त किसी खूबसूरत एहसास से कम नहीं होता था। लेकिन आज जब मैं लॉन्ज में गया कि अपनी मालकिन से पूछ सकूं कि आज उन्होंने कहाँ जाना है और कब जाना है, तो लॉन्ज में वो अकेली नहीं थी, बल्कि अपने पति के बराबर में बैठी हुई थी, और उसके पति ने अपना बाजू फैलाकर उसे अपने साथ लगा रखा था। वो उसके बेहद करीब था। मैं अचानक ही लॉन्ज में दाखिल हुआ था। सामने का ये मंजर देखकर मेरे अंदर तो कोई ऊधम सा मच गया था। मैंने अपना गला खखार कर मौजूदगी का एहसास भी दिलाया था, लेकिन उसका पति बड़ा ही बेशरम था, जरा भी टस से मस नहीं हुआ। बल्कि मेरी मालकिन मुझे देखकर थोड़ा सा झिझकी थी, जरा सा अपने पति के पास से हटने लगी। लेकिन उसने फिर से दोबारा उसे अपने साथ लगाया। कहने लगा, डरो मत, मैं तो बस कुछ ही दिन के लिए आया हूँ, और तब भी तुम मुझसे दूर हो रही हो। वो हमारा नौकर ही है, उससे भला हमारे करीब बैठने से क्या इतराज होगा।
वो कहने लगी कुछ तो ख्याल करें, लेकिन उसका पति कहने लगा उससे क्या शर्माना। फिर मुझे देखने लगा और बोला कहो क्या काम है। मैंने कहा जी वो मैडम जी ने अगर कहीं जाना हो तो मैं गाड़ी साफ करके स्टार्ट करूं। जवाब उसके पति ने दिया था। कहने लगा आज ये कहीं नहीं जाएगी, बस मेरे साथ ही समय गुजारेगी, इसलिए तुम छुट्टी करो, चाहो तो कहीं घूमने भी जा सकते हो, और अगर नहीं तो अपने क्वार्टर में आराम करो। ये कहकर उसने अपना चेहरा उस लड़की के चेहरे के बिल्कुल करीब किया था। कहने लगा तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे एक पल भी वहां चैन से रहने नहीं दिया। तुम्हारा ये हसीन चेहरा मेरी आंखों से ओझल नहीं होता था। मेरी मजबूरी न होती तो मैं कभी भी विदेश न जाता। उसके शब्दों को, उसके बेबाक अंदाज को देखकर मेरे सीने में सांप लौटने लगे थे। लेकिन मैंने महसूस किया कि अपने पति की बात पर वो शर्माने की बजाय घबराई थी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये ख्याल आने लगा, शायद ये शादी मजबूरी और जबरदस्ती का बंधन है, क्योंकि ये शादी कहीं से भी जोड़ की शादी नहीं लग रही थी। कहाँ वो 25-26 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की और कहाँ वो 55 साल का बुढ़ा मर्द। वो तो उसे कभी भी खुश नहीं रख पाता होगा। मैंने महसूस किया था कि वो अपने पति से कतरा रही थी। जब भी वो उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरता तो वो हाथ पीछे कर देती। मैं अपने क्वार्टर में वापस आ गया था, लेकिन फिर वही बेचैनी बेताबी मुझे तकलीफ देने लगी थी। आंखें बंद करता तो मुझे अपनी मालिक के पहलू में बैठी नजर आती तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। मैं झट से आंखें खोल देता। ऐसा मंजर तो मैं ख्यालों में लाते हुए भी घबराता था। पता नहीं क्यों मुझे उस शादीशुदा लड़की से मोहब्बत हो गई थी, क्यों मैं उसके हुस्न का दीवाना हो गया था, क्यों मेरा दिल उसका तलबगार होने लगा था। मुझे अपना आप बेबस लगने लगा था। अचानक क्वार्टर का दरवाजा खटका। इससे पहले कि मैं उठकर बैठता नायरा कमरे में आई थी। मैं फौरन उठकर बैठ गया। नायरा कहने लगी ऐसा करो, मुझे फिटकरी और गुलाब जल लाकर दे दो। मैंने हैरत से देखा था। मैंने कहा फिटकरी और गुलाब जल का आप क्या करेंगी। ये सुनकर उसने नजरें झुका ली। उसका चेहरा लाल होने लगा। कहने लगी वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वैसे तो मैं खुद ही रोज लेकर आती हूँ, लेकिन आज तुम्हारे मालिक मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बाहर कहीं जाने देंगे, इसलिए ये पैसे पकड़ो और मुझे फिटकरी और गुलाब जल लाकर दो। मैंने पैसे पकड़े, पूछा कितना, तो कहने लगी कि उसी मॉल में जाना जहाँ से मैं घर का सामान लेती हूँ, मेरा नाम ले देना, फिटकरी और गुलाब जल मांगोगे तो वो खुद ही तुम्हें दे देगा। उसे मालूम है कि मैं रोज कितना लेकर जाती हूँ। उससे कहना कि मालकिन का पति वापस आ गया है, इसलिए दोनों चीज़ों की मात्रा डबल कर दे। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिटकरी और गुलाब जल का मालकिन क्या करती हैं, और इस बात का क्या मतलब था कि मालिक आ गया है तो मात्रा डबल कर दी जाए। खैर मैंने पैसे लिए और उसी स्टोर में गया जहाँ से नायरा घर का सामान वगैरह लाती थी। मैंने जाकर नायरा का नाम बताया और उसका संदेश भी दिया तो वो दुकान वाला मुस्कुराने लगा। कहने लगा हाँ समझ गया, वो बुढ़ा आया होगा। और फिर उसने फिटकरी और गुलाब जल की मात्रा डबल कर दी। उस दुकानदार की बात ने मुझे कुछ अचंभे में डाला था। मैंने कहा क्या मतलब कि बुढ़ा आया है। कहने लगा छोड़ो यार, राज की बात है। फिर उसने मुझे फिटकरी और गुलाब जल दे दिया। कहने लगा ले जाओ, दे देना अपनी मालकिन को। मैं सोचने लगा कि फिटकरी और गुलाब जल में ऐसा क्या राज है। मुझे तो ये एक अजीब सी बात लगी थी। ये दोनों तो आम सी चीजें हैं, फिर दुकानदार ये क्यों कह रहा था कि राज की बात है। अब मेरा दिमाग ये सोचने लगा था आखिर नायरा उस फिटकरी और गुलाब जल का करती क्या है। फिर मैंने वो फिटकरी और गुलाब जल गाड़ी में रखा और घर आ गया। बजाय नौकर को देने के वो चीज़ें मैंने खुद ही अपने पास रख लीं। थोड़ी देर बाद मैं खुद ही लॉन में चला गया। नायरा उस वक्त एक खूबसूरत साड़ी पहने हुए थी और उसका पति कमरे में था, क्योंकि इस वक्त वो लॉन्ज में अकेली थी और घर की नौकरानी से अपने पति के खाने के बारे में बात कर रही थी कि तुम्हारे मालिक को खाने में मटर पुलाव बहुत पसंद है, साथ ही बूंदी का रायता और पनीर की सब्जी भी बना लेना। जब मैं लॉन्ज में पहुंचा तो मुझे देखकर उसने नौकरानी को किचन में भेज दिया। कहने लगी ले आए मेरा सामान। मैंने थैली उसके हाथ में रख दी। थैली देखकर तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैलने लगी थी। कहने लगी चलो अच्छा है ले आए, वरना न जाने क्या हो जाता। मैं ये सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। मैंने कहा मालकिन आप करती क्या है इन चीज़ों का। तो वो मुझे देखकर नज़रें चुरा गई। कहने लगी तुम छोड़ो, ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है और ना ही तुम इन बातों में ज़्यादा घुसो, ये चीज़ें ख़ास औरतों के लिए हैं। ये कहकर वो कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर पलटी। मुझे देखकर कहने लगी अपने मालिक से कभी ये मत कहना कि तुमने मुझे फिटकरी और गुलाब जल लाकर दिया है। ये बात मेरे लिए और भी ज़्यादा उत्सुकता भरी थी कि मालिक ये सुनकर ऐसा भी क्या करेंगे नायरा के साथ कि ये बात नायरा अपने पति से छुपाना चाहती है।
इन सब बातों ने मेरा दिमाग घुमाकर रख दिया था। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। जो बात मुझे मामूली सी लग रही थी वो शायद इतनी भी मामूली नहीं थी। मैं तो और भी ज़्यादा परेशानी में घिर गया था। एक तरफ मैं चाहकर भी नायरा के ख्यालों से निकल नहीं पाता था, दूसरी तरफ गुलाब जल और फिटकरी ने मेरे दिमाग को घुमाकर रखा हुआ था। खैर, मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी न किसी से पूछने की कोशिश करूं, और दूसरे नौकरों से जल्द ही इस बात का मैंने जिक्र भी कर दिया तो वो भी चुपचाप सर झुकाए बैठ गए और अजीब सी दबी दबी हंसी हंसने लगे। कहने लगे, तुम छोड़ो, ये सिर्फ हमारी नायरा मालकिन ही नहीं बल्कि हर औरत करती है। गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल हर औरत करती है। ये बात मेरे लिए और भी हैरान कर देने वाली थी कि आखिर कतर की औरतें गुलाब जल और फिटकरी क्यों इस्तेमाल करती हैं, या फिर चौकीदार और दूसरे नौकर जानबूझकर ये बात कह रहे हैं। खैर, मैंने सोचा मुझे दुकानदार की ही विनती करके पूछना चाहिए, आखिर ये फिटकरी और गुलाब जल का चक्कर क्या है। मैं दोबारा से उसी दुकानदार के पास चला गया और उससे पूछने लगा तो वो कहने लगा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि कतर की औरतें फिटकरी और गुलाब जल किस कदर खरीदती हैं। यूं समझो, स्टॉक इधर आता है और यूं चला जाता है। मैं तो डबल कीमत पर दोनों चीजें बेचता हूँ। जितना नफा मुझे फिटकरी और गुलाब जल बेचने में होता है, किसी और चीज के बेचने से नहीं होता। यहाँ की औरतें ये चीज जरूर इस्तेमाल करती हैं। खैर, मुझे ये जरूर बताया उस दुकानदार ने कि कतर की औरतें फिटकरी और गुलाब जल के पीछे कितनी दीवानी हैं, लेकिन ये नहीं बताया आखिर वो करती क्या है। मेरा मालिक एक हफ्ते बाद वापस चला गया था। उसके जाने पर सबसे ज्यादा खुश मैं था, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा नायरा अपना समय मेरे साथ गुजारती थी। मैंने ये महसूस किया था जैसे अब वो ज्यादा आजाद और खुश है, वरना मालिक जब इधर होते थे तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी फैली होती थी, कोई भी खुशी दिखाई नहीं देती थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मालिक को पसंद नहीं करती। एक बार शॉपिंग के बाद जब वो मुझे कैफे में ले गई तो मुझसे पूछने लगी, क्या तुम बर्गर वगैरह कुछ खाओगे, क्योंकि वो फास्ट फूड कैफे था। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। नायरा ने 2 बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई और हम लोग खाने लगे। फिर मुझसे कहने लगी कि जल्दी से ख़त्म करो, उसके बाद मुझे स्टोर भी जाना है, राशन का कुछ सामान लेकर आना है। मैंने कहा, मालकिन आपने कल ही सारा राशन खरीदा है। मेरी बात सुनकर वो कुछ चुप हो गई। फिर कहने लगी, असल में मुझे फिटकरी और गुलाब जल चाहिए। मैं हैरान था कि मेरी मालकिन रोजाना इतना गुलाब जल और फिटकरी का आखिर करती क्या है। इस्तेमाल करने की वजह पूछी तो वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय मेरी बात टाल कर कहने लगी कि मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। मैंने फौरन से बर्गर ख़त्म किया और खड़ा हो गया। वो फिटकरी और गुलाब जल लेकर गाड़ी के फ्रंट सीट पर ही बैठ गई थी। मैंने कहा, मालकिन एक बात पूछूं? तो कहने लगी, पूछो। मैंने कहा, आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, आपने मालिक जैसे बूढ़े आदमी से शादी क्यों की? मेरी बात सुनकर वो एकदम मुरझा गई। उसने अचानक ही मेरी तरफ देखा। कहने लगी, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, बस यूं ही। आपके साथ तो कोई भी खूबसूरत नौजवान शादी कर सकता था, आप इतनी खूबसूरत हो, फिर मालिक की उम्र तो बहुत ज़्यादा है। कहने लगी, मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकती। उसने एक ठंडी आह भरी और फिर किसी गहरी सोच में चली गई। मैं समझ गया था ये शादी यकीनन मजबूरी का बंधन है। मैंने कहा, मालकिन, मुझे लगता है आप भी मेरी तरह गरीब घर से संबंध रखती हैं, शायद पैसों की वजह से ये शादी की हो। मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ी थी। मालकिन ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, तुम मेरे पर्सनल मामलों से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करे, और वो भी एक नौकर। मुझे लगता है तुम अपनी औकात भूलते जा रहे हो। मैं नहीं जानता था वो मुझे 2 मिनट में ही मेरी औकात याद दिला सकती है। मैं तो जितना भी हैरान होता उतना कम था। वो तो मुझे पहले भी बहुत ज़्यादा बातें कर लिया करती थी, बहुत सारे सलाह मशवरे भी ले लिया करती थी। कभी शॉपिंग पर जाती तो पूछ लेती कि मुझ पर ये रंग कैसा लगेगा। मैं भी दिल खोल कर उसकी तारीफ करता था, लेकिन आज के सवाल पर उसका मुझसे यूं कतराना और यूं मेरी औकात याद दिलाना मुझे बुरा लगा था। खैर, उसके बाद खामोशी से मैं गाड़ी चलाता रहा और उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। अगले दिन भी वो शॉपिंग के लिए तैयार थी। इस बार जब उसने मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए मशवरा मांगा तो मैं खामोश रहा। कहने लगी, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ये रंग मुझ पर कैसा लगेगा? मैंने कहा, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपसे ये कह सकूं कि ये मत लें या फिर ये ले लें। आप मालिक लोग हैं, जो भी पहन लेंगे अच्छा लगेगा, और मेरे ख्याल से आपको मुझसे ये सवाल नहीं करना चाहिए बल्कि मालिक से करना चाहिए, क्योंकि ये सब पहनकर तो आपने उन्हीं को दिखाना है, मुझे थोड़ी दिखाना है। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई, कुछ सोचने लगी। फिर उसने कोई भी कपड़े नहीं खरीदे थे। कहने लगी, वापस घर चलो। जब मैं गाड़ी में बैठा तो वो फिर से आगे फ्रंट सीट पर बैठ गई, लेकिन कोई बात नहीं की थी।
थोड़ी देर बाद खुद ही कहने लगी कि मैं एक औरत के पास किसी बिकाऊ माल की तरह आई थी। मैं नहीं जानती थी कब कैसे, लेकिन बचपन में ही मुझे अगवा कर लिया गया था। कुछ समय तक उस अंग्रेजी औरत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छा खिलाती थी, अच्छा पहनाती थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी हमारे साथ ये अच्छाई क्यों की जा रही है। जैसे ही मैं जवान हुई तो पता चला वो औरत हमारी इज्जत को बेचकर पैसे कमाने का इरादा रखती है। मुझे इस बात से डर लगता था और इस दर्द भरी जिंदगी का मैं हिस्सा बनना नहीं चाहती थी। लेकिन प्यार में क्या कुछ नहीं होता है। तुम्हारा मालिक मेरा पहला ग्राहक था। मुझे देखते ही मुझ पर दिल हार बैठा। मैं उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। मेरी कीमत उस आदमी ने मुंह मांगी दी थी, क्योंकि मैं कुंवारी थी। कुंवारी लड़की का पहला सौदा लाखों में होता है। मुझे रोता देखकर उसने वजह पूछी तो मैंने कहा, मुझे ये जिंदगी नहीं गुजारनी। ये गंदगी से भरी जिंदगी से अच्छा है मैं मर जाऊं। मुझे लगता है इस काम से कोई एक रोज नया मर्द आएगा, मुझे नोचेगा, मुझे मारेगा, अपने जुनून का, अपनी हवस का निशाना बनाएगा। ऐसा करो, मुझे खरीद लो, सारी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रह लूंगी। कम से कम इस रोज रोज के दर्द से और पाप से बच जाऊंगी। वो कहने लगे कि बात का क्या सबूत है कि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ वफादार बनकर रहोगी। तुम कम उम्र हो, खूबसूरत हो, मैं तुम्हें खरीद भी लूं, लेकिन कुछ साल बाद तुम जवान होगी और मैं और भी बूढ़ा हो जाऊंगा, तब तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैंने कहा, नहीं जाऊंगी, मुझसे शादी कर लो। शादी का रिश्ता तो ऐसा मजबूत रिश्ता होता है कि औरत सारी जिंदगी उस आदमी के नाम पर गुजार देती है। और फिर उस आदमी ने मुझसे शादी कर ली। मेरी मुंह मांगी कीमत उस औरत को देकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए खरीद लिया। लेकिन वो पहले से शादीशुदा था। जब मुझे अपने घर लेकर आया तो उसकी पत्नी ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। कहने लगी, इसे बाहर निकालो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो तुम्हारे मालिक ने अपनी पत्नी को ये कहा कि मैं तुम्हें बाहर के देश में सेट कर दूंगा, वो जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, ये तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं करेगी और मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो वैसे भी बाहर देश जाना चाहती थी, इसलिए उसकी पहली पत्नी मान गई। वो आदमी अपनी पहली पत्नी को लेकर विदेश चला गया, लेकिन वो औरत उस आदमी को ज्यादा मेरे पास आने नहीं देती, अपने पास ही रोक कर रखती है। लेकिन मैं उस आदमी के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया, मुझे इज्जत की जिंदगी दी। इसलिए उसे खुश करने के लिए मैं रोजाना फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल करती हूँ। तुम्हारी नज़रों से मैं ये जान गई थी कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। औरत अपने ऊपर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती है, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी उम्मीद देना नहीं चाहती। तुम एक अच्छे शरीफ इंसान हो, लेकिन मैं अपने पति के साथ किसी भी कीमत पर बेवफाई नहीं कर सकती। इसीलिए अगर तुमने अपने दिमाग में मेरे बारे में कुछ भी सोच रखा है तो तुम अपने दिमाग से उस बात को साफ कर लो और उस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। बेशक मुझे मेरा पति पसंद नहीं है, मुझे उससे मोहब्बत भी नहीं है, वो मेरा आइडियल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा पति है। मैं उसकी खुशी के लिए सजती हूँ, संवरती हूँ, ताकि वो मुझसे खुश रहे, क्योंकि उसने मुझे बहुत बड़े दलदल से बचाया है। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। उस औरत की बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया था। उस औरत ने मेरा दिल जीत लिया था। वो वाकई बहुत ही अच्छे चरित्र की लड़की थी। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था, जितनी मोहब्बत अपने दिल में मैं उसके लिए रखता हूँ, वो भी मुझे कहीं ना कहीं पसंद करती है, लेकिन मेरी खातिर अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। अब तो मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो औरत वाकई सम्मान के काबिल थी। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर वो फिटकरी और गुलाब जल का करती क्या है। मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे ये तो बता दें कि आप फिटकरी और गुलाब जल का क्या करती हैं। मेरी बात सुनकर कहने लगी, बताऊंगी तुम्हें किसी दिन। फिर मुझसे कहने लगी, मेरी एक जानने वाली है, बेसहारा है, उसकी एक बेटी है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है। ऐसा करो, तुम उसे शादी कर लो। ये सुनकर मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा था और एक ठंडी आह भरी थी। वो कहने लगी, तुम खुश रहोगे, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मैंने कहा, ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं उसे शादी कर लेता हूँ। और फिर बहुत जल्दी ही नायरा ने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी थी। वो लड़की भी बेहद खूबसूरत थी। मैं रात को अपनी पत्नी के पास चला जाता। माँ बेटी अकेली रहती थीं, इसलिए मेरी सास को अपने घर पर मुझे रखने में कोई ऐतराज न था। मेरी पत्नी शीना भी बहुत ही खूबसूरत और मेरे साथ वफादार रहने वाली औरत थी। मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती, मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। धीरे धीरे मेरी पत्नी के लिए मेरे दिल में इज्जत और प्यार बढ़ने लगा था।
लेकिन हैरान तो मैं उस वक्त हुआ जब उसने भी मुझसे फिटकरी और गुलाब जल मांगा था। मैंने हैरत से उसे देखा था। मैंने कहा, तुम उसका क्या करोगी? कहने लगी, हमारे यहाँ की औरतें खूबसूरती में अपनी मिसाल इसीलिए तो आप नहीं रखती। हम अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम लोग फिटकरी को पीस कर उसमें गुलाब जल मिलाते हैं और फिर अपने पूरे शरीर पर लगाकर मसाज करते हैं, तो दाग धब्बे दाने हमारे बदन से साफ हो जाते हैं। पूरे बदन की स्किन नर्म, साफ और चमकदार हो जाती है, मक्खन जैसी मुलायम। ऐसा करके हम औरतें अपने पति को खुश रखते हैं। ये बात सुनकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मैंने सोचा था, पता नहीं कतर की औरतें गुलाब जल और फिटकरी से करती क्या हैं, लेकिन ये तो एक मामूली सी बात निकली थी। मेरी समझ में नहीं आता वो ये राज इतना छुपाती क्यों है। मैंने शीना से पूछा तो वो कहने लगी, औरत कभी भी अपने हुस्न का राज किसी को नहीं बताती। खैर, मैं आज भी अपने मालकिन की बहुत इज्जत करता हूँ और दिल से करता हूँ, क्योंकि वो एक वफादार पत्नी है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।